2024 के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं कि पूरे दिन देश में न्यूज़ में क्या रहा और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन कॉन्सेप्ट को, किन फैक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, हम बात करेंगे बिम्स्टेक में एफटीए को लेके एक न्यूज़ था। बिम्स्टेक के बारे में पूरी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ नेशनल विज्ञान पुरस्कार अनाउंस हुए हैं। एक चंद्रयान 3 की टीम को भी मिला है, तो चंद्रयान 3 के बारे में भी देखेंगे क्या था चंद्रयान 3। इसके बाद लोकसभा से फाइनेंस बिल पास हो गया है। बजट, आप मान के चलिए बजट के पास होने की डायरेक्शन में जो लास्ट बिल पास होता है वो फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल पास हो चुका है और यहां पे इन्होंने एक प्रोविजन स्टार्ट किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, रियल एस्टेट को लेके, हाउसिंग प्रॉपर्टी को लेके। इसमें सरकार ने एक ऑप्शन लेके आए थे जहां पे टैक्स कम था, लेकिन उस ऑप्शन को लेके बहुत सारे अपोजिशन ने और बहुत सारे लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया। तो सरकार ने अब आपको ऑप्शन दिया कि आप पुरानी रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं या नई रिजीम को, आपके पास में ऑप्शन है। सो देयर इज दिस चेंज, उसी के बारे में मेंशन है। अमेंड्स प्रोविजन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसप्लेजर दिखाया है एक पीएमएलए कन्विक्शन को लेके। तो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लगभग 5000 के आसपास एफआईआर है, लेकिन अगर आप कन्विक्शन रेट देखें वो 40-50 है। कन्विक्शन सिर्फ 40-50 में है, नॉट रेट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक दुख या डिसप्लेजर काइंड ऑफ शो किया है एजेंसीज के ऊपर। तो इसके बारे में देखेंगे पीएमएलए के बाद। एक और है, श्रीलंका से न्यूज है। श्रीलंका में जो महिंदास वहां के एक्स प्रेसिडेंट थे, उनका बेटा अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेगा। तो देयर इज दिस, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंका। तो दैट्स अ न्यूज। एक और है फिर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में इस बार कितने एडमिशन हुए हैं। तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम का भाई किन लोगों को बेनिफिट मिलता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी रिलेवेंट। Then what is the percentage of CRR maintained by banks in India? So there is this concept of CRR, cash reserve ratio। होता क्या है, अभी कितना है, अगर उसको बढ़ाते हैं क्या इफेक्ट होता है। दिस इज द बैंकिंग टर्म। इसके अलावा और भी हम बैंकिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देन देयर इज दिस, अभी सरकार ने एक डेटा दिया है जहां पे बताया है कि इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग जितने लोगों ने अपना इंश्योरेंस क्लेम किया था, 98% लोगों को उनका जो क्लेम अमाउंट है वो मिल गया है। थोड़ा सा कम है। यहां पे एक और प्रोविजन लेके आए हैं, अभी बात करेंगे, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। व्हाट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जब देश में कारों का इंश्योरेंस हो सकता है, जब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, तो किसानों की फसलों का क्यों नहीं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक स्कीम आई थी और बड़ा अच्छा यहाँ पे फसल बीमा योजना लोगों को मिला। एक और स्कीम थी, ये भी न्यूज में थी, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। तो यही सारा आजकल अच्छा खासा न्यूज है कवर करने के लिए, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट न्यूज विच इज बिम्स्टेक। आई होप आप सभी लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी बात को आप सामने रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू भी बनाया है, इस एमसीक्यू को भी देखेंगे। इससे पहले थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में समझते हैं कि बिम्स्टेक है क्या। ओके, ऑल्दो बिम्स्टेक से पहले हमें एक और ग्रुपिंग को समझना है। ये ग्रुपिंग है आपकी सार्क। तो इन दोनों ग्रुपिंग को समझेंगे, फिर बिम्स्टेक हमें अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन सबसे पहले देखते हैं व्हाट वाज इन न्यूज। तो न्यूज में था बिम्स्टेक, एक ग्रुपिंग का नाम है। एफटीए टॉक्स नीड रिवाइवल, रिवाइवल की जरूरत है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो एफटीए की टॉक्स चल रही हैं बिम्स्टेक देशों के बीच में, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है। तो दोबारा से रिवाइवल की जरूरत है विद रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी। तो जो उस एफटीए के एम हो, ऑब्जेक्टिव हो, वो रियलिस्टिक हो। ऐसा ना हो, एम्बिशियस ना हो, हवा में ना हो कि आप उनको पूरा ही ना कर पाए। रियलिस्टिक गोल के साथ एफटीए की नेगोशिएशन को रिवाइव करने की जरूरत है। अब यहां पे 2-3 चीजें, कुछ बच्चों को एफटीए समझ में नहीं आ रहा होगा, बिम्स्टेक समझ में नहीं आ रहा होगा, समझते हैं, इनको अच्छे से देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये ग्रुपिंग है सार्क। थोड़ा छोटा कर देता हूं, शायद दोनों ग्रुपिंग को आप समझ पाए। हाँ, बिल्कुल ठीक है।
So there is this grouping called SAARC, there is this grouping called BIMSTEC. ओके, अब ये SAARC क्या है, आइए SAARC को हम देखते हैं. SAARC, देखिए आइडिया ये था, दुनिया भर में ये माना जाता है कि अगर देश अच्छे से कनेक्ट होंगे, अगर देशों में अच्छे से कनेक्शन होगा, आइए आ गया बस. ओके, सो दिस इज BIMSTEC, सॉरी SAARC, इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. ये ग्रुपिंग थी, 8 देश इसमें आते हैं. आइडिया ये था कि जैसे यूरोप इंटीग्रेट हुआ है, आप देखिए यूरोप में एक देश से दूसरे देश में आप इतनी आसानी से जा सकते हैं. मान लीजिए आप 2 शहरों को क्रॉस कर रहे हो, इतना आसान है एक देश से दूसरे देश में जाना. इतना आसान है वहां पे पीपल टू पीपल मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट का एक देश से दूसरे देश में जाना, गुड्स का जाना, टूरिज्म का जाना. इस कनेक्टिविटी से सभी देश को फायदा मिलता है. आइडिया यह था क्या इस तरीके की कनेक्टिविटी भारत अपने नेबरहुड में कर सकता है, क्या भारत और उसके आसपास के देश मिलकर इस तरीके की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं. इसी सोच के साथ इन सभी देशों ने स्टैब्लिश किया 8 दिसंबर 1985 को SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें आपका इंडिया था, जिसमें आपका पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, तीसरा देश नेपाल था, चौथा बांग्लादेश, पांचवा भूटान, 6 श्रीलंका, 7 और यहां पे आपका मालदीव्स, 8 देशों की एक ग्रुपिंग है. पिछले अगर आप देखें 1985 के स्टैब्लिश होने के बाद आज अगर हम देखें लगभग 40 साल हो चुके हैं. तो पिछले 40 सालों में क्या SAARC कुछ अच्छा अचीव कर पाया? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन क्या कुछ अचीव कर पाया? अगर आप इसका एनालिसिस करते हैं तो इट इज काइंड ऑफ अ डिफंक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कुछ ही अचीव नहीं कर पाया. एंड वन कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज पाकिस्तान. इज द टेररिज्म एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान इज बिकॉज पाकिस्तान इज द हब ऑफ टेररिज्म. इसके कारण ये कुछ भी अचीव ही नहीं कर पाए. मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. जब 2014 के बाद मोदी सरकार आई तो व्हाट दे हैव डन, क्योंकि इंडिया की जितनी भी नेबरहुड में है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो. तो वी हैव गिफ्टेड अ SAARC सैटेलाइट. एक हमने SAARC सैटेलाइट बनाई, इसरो ने SAARC सैटेलाइट बनाई और उसकी सर्विसेज हमने सभी SAARC नेशंस को दी, सो दैट इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका फायदा उसके नेबर्स को भी मिले. बट गेस किस देश ने उसकी सर्विसेज यूज नहीं की? पाकिस्तान. तो इसी तरीके की पाकिस्तान की हरकतों की वजह से ये पूरा का पूरा एक डिफंक हो गया. हद तो तब हो गई जब 2016 में उरी अटैक हुआ. तो उरी अटैक के बाद इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है वो ये है कि हम एक देश जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है उसके साथ बातचीत और उसका आतंकवाद साथ साथ नहीं चलेगा. या तो वो आतंकवाद को बंद करेगा या हम बातचीत को बंद करेंगे. और इसी सिलसिले में आप देखिएगा कोई भी पिछले लगभग 8 सालों से पाकिस्तान के साथ कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लेवल कोई भी कनेक्ट नहीं है. तो आप देखेंगे 2016 के बाद तो प्रैक्टिकली SAARC एक तरीके से डिफंकी हो गया. कोई बड़े लेवल की पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है. अब इंडिया को तो अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है, SAARC काम नहीं कर रहा. ऐसे में हमने दोबारा से एक और ग्रुपिंग की तरफ अपना फोकस किया जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेबर्स के साथ कनेक्टेड हैं और उसमें पाकिस्तान नहीं है, जिसके साथ डील करना थोड़ा इंडिया के लिए काइंड ऑफ डिफिकल्ट है. ओके, सो अब आप देखिएगा दिस इज द ग्रुपिंग कॉल्ड BIMSTEC. इस ग्रुपिंग में 7 देश हैं और 7 में से 5 वो देश हैं जो हमारे BIMSTEC में साथ हैं. 5 देश वही हैं. अभी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं. तो अगर आप देखेंगे कौन कौन से 5 देश हैं जो हमारे साथ SAARC में थे और BIMSTEC में भी हैं. अगर मैं यहां से सर्किल बनाता हूं, दीज आर दी 5 कंट्रीज. श्रीलंका भी आ गया, नेपाल भी आ गया, भूटान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, इंडिया भी आ गया. ये हमारे जो नेबर के 4 देश हैं, इंडिया को लगा के 5 देश हैं, वो तो इसमें है ही. प्लस 2 और नए देश हैं जिसमें से एक आपका हो गया म्यांमार और दूसरा हो गया थाईलैंड. तो इन 7 देशों की ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं? BIMSTEC. सो नाउ अब इस BIMSTEC में इसके बारे में अभी जो न्यूज में ये था कि BIMSTEC एक FTA कर रहा है. तो सबसे पहले आपको BIMSTEC ग्रुपिंग समझ में आई. पुरानी ग्रुपिंग है, नई नहीं है. बट अगेन पहले हमारा फोकस SAARC पे था, बट समहाउ SAARC डिलीवर नहीं कर पाया तो हमारा सारा का सारा फोकस किस पे चला गया? BIMSTEC पे आ गया. तो अभी न्यूज में यह था कि ये जो BIMSTEC है
इस बिम्स्टेक में जो हम एफटीए की बात कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। नाउ यू शुड नो एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एफटीए क्या होता है। कुछ लोगों को अगर ना पता हो, एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? हम इस बिम्स्टेक के बीच में एक एफटीए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं सो दैट एक देश दूसरे देश में बिना किसी कस्टम ड्यूटी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बांग्लादेश से कुछ सामान मंगाते हैं तो वहां पे हम इंपोर्ट लगा देते हैं, अगर हमारे से बांग्लादेश में कुछ टैक्स जाता है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि एक एफटीए हम बना रहे हैं तो सभी इन सातों देशों के बीच में ट्रेड फ्री हो सके, टैक्स बैरियर ना हो, इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। हालांकि एक एफटीए का मतलब ये नहीं होता है कि हर प्रोडक्ट पे टैक्स जीरो होगा। कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पे टैक्स जितना कम हो सके उतना अच्छा है। तो ये एफटीए में हर देश अपना कैलकुलेट करता है, किसी को फायदा हो रहा होता है, कुछ देश कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो ये अच्छा खासा नेगोशिएशन चलता है, तब ये समझ में आता है। तो दिस इज एफटीए, यही हमारा न्यूज में था। तो अगर आप देखेंगे बिम्स्टेक एफटीए टॉक्स नीड्स रिवाइवल विद रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज, दिस वाज इन न्यूज। ओके, ओके बच्चे, ये इस एमसीक्यू को एक बार सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा एमसीक्यू को। पापा ढूंढ रहे हैं क्या? पापा जी ने ही तो खड़ी करी थी रात को। नहीं, ईशू ने खड़ी करी थी, ऊपर होगी बोल दो। रात को सोनी का इशू आए थे, ऊपर होगी बोल दिया। ठीक है, चल मैं कर रहा हूँ। होगी 30-40% तो क्लास होगी। एक काम करते हैं, उस क्लास को दोनों रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने अभी एमसीक्यू देखा होगा एंड लेट्स सी आप में से कितने लोग आंसर कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो देखो, चाइना कहाँ है? चाइना भी नहीं है, जापान भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है क्या? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। अब देखिएगा, अब हमारे साथ दिक्कत क्या हुई? अगर आप देखेंगे इस समय 2024 में भारत के नेबरहुड में भारत के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। अभी आपको बताता हूं कैसे। हम कोशिश कर रहे थे कि हम बिम्स्टेक्स के साथ एक एफटीए एस्टेब्लिश करें। अब इस एफटीए में देखिएगा हुआ क्या। म्यांमार था, यहां पे भी आप देखेंगे मिलिट्री कू हो गया, और यहां पे जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उस डेमोक्रेटिक सरकार को मिलिट्री ने हटा दिया। दूसरा, अब बांग्लादेश में एक अच्छी खासी लेजिटिमेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, इलेक्शन लड़के आई हुई थी, लेकिन आपने देखा किस तरीके से एक प्रोटेस्ट के द्वारा सारे लॉ एंड ऑर्डर को, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को दरकिनार करके एक प्रधानमंत्री को फोर्स किया गया रेजिग्नेशन के लिए, और किस तरीके से वहां पे काइंड ऑफ एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हो गई। तो नाउ अब आप देखिएगा इंडिया के नेबरहुड में डेमोक्रेटिक, अगर आप देखें तो ज्यादातर नेशन डेमोक्रेटिक है ही नहीं। अब यहां पे एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे इन सभी लोगों के साथ डील करेगा? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। ठीक है, तो ये बड़ा अब चैलेंजिंग है। ओके, नाउ यू शुड नो सर्टेन फैक्ट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक के बारे में। कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हमें पता होने चाहिए, सो थोड़ा लिखिएगा। तो अगर हम देखते हैं आसियान और इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सर्टेन फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो बिम्स्टेक was established in 1997, और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो मीटिंग हुई थी वो आपकी बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। कई बार इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यू शुड नो दिस बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 1997। इसके बाद में अभी इसकी एफटीए की नेगोशिएशन चल रही है। अगेन इफ यू टॉक्स अबाउट सार्क के बारे में,
तो सार्क वॉज इस्टेब्लिश इन 1985 में इस्टेब्लिश हुई। 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर के बारे में अभी हमने पढ़ा है सारा का सारा। और अगर आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव अगेन हेडक्वार्टर है काठमांडू, काठमांडू नेपाल। ऑब्जेक्टिव वही है, कनेक्टिविटी, ट्रेड, एक साथ इससे देश ग्रो करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा खास नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। सो बिम्स्टेक समझ में आया, एफटीए आपको समझ में आया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, 7 देश, वो आपको समझ में आना चाहिए। और यहां पे सार्क में 7-8 कौन कौन से देश हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज द न्यूज। नेक्स्ट है, अगर आप इस न्यूज को पढ़ेंगे, 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड विल बी गिवन ऑन नेशनल स्पेस डे। 13 साइंटिस्ट टू गिव विज्ञान श्री अवार्ड, 18 सिलेक्टेड फॉर विज्ञान युवा अवार्ड। तो यहां पे इन्होंने इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है। अब यहां पे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नाउ चंद्रयान 3 का भी यहां पे जिक्र है, तो हम थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां पे जिक्र है कि ये अवार्ड कब दिए जाएंगे। तो यहां पे बोला गया है दीज अवार्ड विल बी डिलीवर्ड ऑन नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को यहां पे ये सारे नेशनल साइंस अवार्ड दिए जाएंगे। अगर आप नेशनल साइंस अवार्ड देखो, इसमें मेनली 4 आपकी कैटेगरी होती है। सबसे पहले आपका होता है विज्ञान रत्ना। विज्ञान रत्ना ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक बार में। इस बार एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो अवार्ड है वो है आपका विज्ञान श्री। विज्ञान श्री, विज्ञान श्री के लिए आपके मैक्सिमम 25 लोगों को दिया जा सकता है। इस बार जो सिलेक्टेड है 13 है। विज्ञान श्री उन लोगों को दिया जाता है, उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अचीव किया हो। अगर आप जहां पे बात रही विज्ञान रत्ना के, ये काइंड ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइंस के स्पेस के लिए लगा दी हो, साइंस के लिए लगा दी हो, उनको अवार्ड मिलता है। तीसरा अवार्ड यहां पे विज्ञान युवा अवार्ड है। ये उन साइंटिस्ट को मिलता है अगेन जो यूथ होते हैं, तो यूथ को अवार्ड मिलता है। 18 युवा साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है। तो डेफिनेटली जब इतने बड़े नंबर पे आप युवा साइंटिस्ट को अवार्ड दोगे तो इस देश का यूथ कहीं ना कहीं साइंस की तरफ अट्रैक्ट होगा, साइंस में जाएगा और देश में ज्यादा इनोवेशन होगा, R&D होगी। दैट इज गुड फॉर द इनोवेशन ऑफ फॉर दिस कंट्री। फोर्थ जो आपका अवार्ड है वो आपका अवार्ड है ये आपको मिलता है टीम के लिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल को अवार्ड नहीं मिलता है, ये एक टीम को मिलता है। और इस बार ये अवार्ड किसको मिला है? चंद्रयान 3 की टीम को मिला हुआ है। दिस इज द चंद्रयान 3 रॉकेट। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिएगा, हमने पहले मिशन लॉन्च किया चंद्रयान 1 2008 में। चंद्रयान 1 क्या करता था? चंद्रयान 1 फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए दिस इज द मून, ये मून है। तो चंद्रयान 1 क्या करेगा? मून के अराउंड सैटेलाइट ऐसे घूमेगी, रिवॉल्व करेगा। लैंड नहीं होना था चंद्रयान 1 को। तो चंद्रयान 1 में एक सैटेलाइट थी जो मून के अराउंड रिवॉल्व करती थी। एटमॉस्फेयर से ही उसने सेंसर से कुछ पता चलाया और यहां पे ये सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एक वटाई से मून को एक्सप्लोर करने की। और यहां पे आप देखिएगा भारत ने करके दिखाया। जितना अमेरिका की भी सैटेलाइट्स थी, रशिया की भी थी, यूरोप की भी थी, जो अमेरिका की सैटेलाइट नहीं देख पाई वो हमारे भारत की सैटेलाइट देख पाई। और चंद्रयान 1 पहला ऐसा मिशन बना जिसने 100% ये प्रूव करके बताया देयर इज वाटर ऑन मून। तो पानी को मून पे खोजने वाला इंडिया का ही मिशन था। ये डिस्कवरी जाती है इंडिया को चंद्रयान 1। इसके बाद हमने लॉन्च किया चंद्रयान 2। नाउ चंद्रयान 2 में क्या था? मून के अराउंड एक ऑर्बिटर तो जाएगा, उसमें से एक लैंडर भी होगा जो मून की सरफेस पे लैंड करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो लैंड तो किया, वो हार्ड लैंड किया, वो मून की सरफेस को बहुत तेजी से हिट करता है, क्रैश हो जाता है। काइंड ऑफ ये मिशन आपका पूरा नहीं हो पाता है, ऑल्दो इट इज अ 90% सक्सेस। इसके बाद हम लॉन्च करते हैं चंद्रयान 3 जिसमें हम लैंड कर जाते हैं। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इंडिया पहला ऐसा देश बना जो मून के फार साइड में लैंड करता है। तो यू शुड नो अबाउट चंद्रयान 3। तो ये 4 आपके
विज्ञान पुरस्कार थे, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो टीम वाला पुरस्कार मिला है वो आपका मिला है चंद्रयान 3 को। और ये सारे दिए जाएंगे नेशनल स्पेस डे पे। और नेशनल स्पेस डे कब होगा? 23 अगस्त को। ये बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अब ये एक न्यूज थी, लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल। लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल अमेंड्स प्रोविजन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहां पे सरकार क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले एक प्रोविजन होता है कैपिटल गेन टैक्स। ओके, कैपिटल गेन टैक्स एक होता है। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और इस बार न्यूज किसके लिए था, इन दोनों को भी अभी हम ध्यान से देखेंगे। तो आप मान के चलिए आप कोई भी एक एसेट परचेज करते हो, वो एसेट में क्या हो सकता है, आपकी कोई रियल एस्टेट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, उसमें आपका कोई और एसेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, आपका सिल्वर हो सकता है, इसमें आपके शेयर्स हो सकते हैं, और कोई इसमें डिजिटल एसेट भी हो सकता है। अब आपने एसेट खरीदी मान लीजिए 1 करोड़ की, और 5 साल के बाद ये 5 करोड़ की हो जाती है। तो जब आप इसको 5 करोड़ की बेचते हो, आपने टेक्निकली 4 करोड़ एडिशनल कमाए, तो क्या इस पे कोई टैक्स बनता है? बिल्कुल सही बात है। इस पे जो टैक्स बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन टैक्स। तो आई होप आपको आधी पिक्चर समझ में आई होगी। ओके, यहां पे ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी को लेकर न्यूज में था। गोल्ड पे भी लगता है, सिल्वर पे भी लगता है, शेयर्स पे भी लगता है। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा जल्दी में बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शेयर मार्केट में 1 साल से कम होता है। अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में परसेंटेज वेरी कर सकती है, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, वो स्पेसिफिक हम देखेंगे। इस बार क्या हुआ उसको अभी हम समझते हैं। तो अभी क्या बोला गया था कि जो कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म टैक्स है, कोई व्यक्ति अगर एक प्रॉपर्टी खरीदता है और 5-10 साल बाद उसको बेचता है, देयर इज दिस। अब से पहले उसको 20% टैक्स देना होता था, मतलब जितना प्रॉफिट कमाया है उसका 20% उसको देना पड़ेगा। बट एक यहां पे कैच है। कैच ये है कि उसने आज से, इस केस में आप देखो, उस व्यक्ति ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी आज से 5 साल पहले, आज 5 करोड़ की बेची है। प्रॉफिट उसका 4 करोड़ नहीं है, आज के हिसाब से वो 5 करोड़ की है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को लगाएंगे तो उस 1 करोड़ की वैल्यू आप मान के चलिए आज 1.5 करोड़ होगी, तो उसका जो प्रॉफिट निकलेगा वो 4 करोड़ नहीं होगा, 3.5 करोड़ होगा। यहां पे मैंने रियल एस्टेट की 1 करोड़ की वैल्यू को आज 1.5 करोड़ माना है, इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करके। इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। तो पहले क्या होता था, 20% आपको प्रॉफिट देना है और इंडेक्सेशन अलाउड था। अब सरकार ने क्या किया, टैक्स को तो कम कर दिया, 12.5% कर दिया, 20 से 12.5% करा है, टैक्स कम करा है, लेकिन इंडेक्सेशन सरकार नहीं देगी। सरकार बोलेगी अगर 1 करोड़ का आपने खरीदा था और 5 करोड़ का बेचा है, 4 करोड़ पे 12.5% दे दो। लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं, हम 20% देने को तैयार है, हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट दीजिए, जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उसका बेनिफिट दीजिए। आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। कभी और जब बैंकिंग टर्मिनोलॉजी करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब सरकार ने क्या बोला है, क्योंकि जब सरकार का क्रिटिसिज्म हुआ, सरकार ने बोला तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, आप ये 12.5% पे भी आ सकते हो जो हमने नया इंट्रोड्यूस किया है, आप पुराने 20% पे आ सकते हो जहां पे टैक्स ज्यादा है लेकिन आपको फायदा मिल जाएगा इन्फ्लेशन का, इंडेक्सेशन का। सो दिस वाज द न्यूज। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं आता एक बार रिपीट दोबारा देखना, आगे वाली क्लासेस में मैं दोबारा आपको एक बार इसको समझा दूंगा। नाउ एक और यहां पे खबर थी, सुप्रीम कोर्ट ने काइंड ऑफ अपना एक डिसप्लेजर दिखाया है, एक निराशा दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बात की है कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट पीएमएलए। अब ये है क्या, पीएमएलए इज अ एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट 2002 में आया था। नाउ बहुत सारे लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं सुना होगा। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस जहां पे आप क्या करते हो, आपने ब्लैक में पैसा कमाया हुआ है, ब्लैक में,
ब्लैक मनी को, इसको आप फेक बिजनेसेस दिखा के इसको व्हाइट मनी बनाते हो, व्हाइट मनी दिखाते हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए आपने 2 करोड़ करप्शन करके पैसे कमाए, अब इस पैसे को दिखाओगे तो फंसोगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे विल शो फेक बिजनेसेस, फेक डोनेशंस देंगे, कुछ भी, वो इस पैसे को लीगली अपना अर्न किया हुआ दिखाते हैं थ्रू अ प्रोसेस जिसमें फेक बिजनेसेस दिखाते हो, फेक कंपनियां दिखाते हो, फेक डोनेशन दिखाते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर कोई व्यक्ति इस मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर में ट्रीट किया जाता है। एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आप सभी लोगों ने सुना होगा ईडी के बारे में, बहुत सारे नेताओं पे ईडी पीछे पड़ा हुआ है। ओके, सो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि देयर इज दिस 5000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड है, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 40 में हुआ है। इट्स नॉट गुड। आपने एफआईआर इतनी रजिस्टर्ड कर दी है, जिन लोगों को पहुंचा नहीं पा रहे हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अपना डिस्प्लेजर दिखाया है। सो दिस इज, यू शुड नो अबाउट ईडी के बारे में पढ़ के आना, ईडी क्या है, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। ये 3-4 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद श्रीलंकन इलेक्शन की बात है। जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनका बेटा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेगा, इट्स ओके, बट यू शुड नो, थोड़ा ये समझ में आया कि इंडिया में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आप में से जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप लोग अगर बताते हैं, कमेंट करते हैं या डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। नाउ एक और अच्छा सा न्यूज था, एज ऑफ 2023-2024 यहां पे बताया है, एमसीक्यू में मैंने पूछा है कि कितने लोगों का, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टेक्निकली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा, जिस तरीके के मैं आजकल क्वेश्चन बना रहा हूं। तो आंसर इज 1,23,000 स्टूडेंट्स को इस बार हमने यहां पे एडमिशन दिया है। अब ये है क्या, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये आपकी स्कीम आई थी 1997 और 98 में। इस स्कीम में हम क्या करते हैं, दिस स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन देना टू ट्राइबल स्टूडेंट्स। ट्राइबल बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, एक व्हाट आई से। अब समझाता हूं, यहां पे रेजिडेंशियल ये स्कूल है, हॉस्टल की यहां पे फैसिलिटी मिलती है। आप देखिएगा हमारे जितने भी ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल विलेजेस में, अब आप देखोगे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, जाने की बड़ी समस्याएं हैं। तो ऐसे में क्या आप हर विलेज में, मान के चलिए छोटी पॉपुलेशन है, एक बच्चा साइंस पढ़ना चाह रहा है, एक कॉमर्स पढ़ना चाह रहा है, एक मैथ्स पढ़ना चाह रहा है, और मान के चलिए कि आप 11th में वहां पे 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन में 4 स्ट्रीम के बच्चे हैं, 3 स्ट्रीम के बच्चे हैं। अब यहां पे क्या आप 1-2 बच्चों के लिए एक टीचर अरेंज करोगे, और वहां तक पहुंचना भी लॉजिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफिकल्ट है। तो व्हाट दे हैव डन कि हम थोड़ा स्मार्ट करते हैं, हम ऐसा ना करें कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोल दिया, और वहां पे सारे बच्चों को हम यहां पे लेके आ जाएंगे, और यहां पे हम अच्छी इनको फैसिलिटी, अच्छे टीचर, अच्छा रेजिडेंस प्रोवाइड करा पाएंगे। सो दिस स्कीम इज कॉल्ड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। 1997 में आई थी, और इस बार लगभग 1,23,000 बच्चों को हमने यहाँ पे एडमिशन दिया है। तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से। एसएससी में अगर डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आता है कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर ट्राइबल बच्चे, तो आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ नेक्स्ट, सो दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट। लेट्स सी आप में से कितने बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 30 सेकेंड में देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको आंसर कर पाएंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीआरआर करंटली मेंटेन्ड बाय बैंक्स इन इंडिया। अभी हमारे देश में सीआरआर की कितनी परसेंटेज है मेंटेन्ड बाय बैंक्स। सो दिस इज अप टू यू, लेट्स सी। ट्राई कीजिए। देखिए हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में कंपटीशन इज रूथलेस। ये एक कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं है, कोई ये सीए की पढ़ाई नहीं है।
इवन मैं सीए भी मेंशन कर रहा हूं, ऑल्दो सीए में अपने आप में कट ऑफ बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, यहां पे मेनली कॉम्पिटिशन बहुत रूथलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट एसएससी में इस बार आप मान के चलिए कि लेट्स से 10,000 वैकेंसीज है, 10,000 वैकेंसीज है, और यहां पे लेट्स से बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, बट सीरियस मान के चलो कि यहां पे 5 लाख लोग सीरियस हैं। अब होगा क्या, इन 5 लाख में से जो टॉप के 10,000 बच्चे हैं वो सिलेक्शन ले लेंगे, और बाकी के 4,90,000 खाली हाथ बैठेंगे। तो यहां पे आप कितना पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप रिलेटिव टू अदर कितना मेहनत कर रहे हैं, जो आपके कंपटीशन में है उसके कंपैरिजन में आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो यहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 100% अपना देना होता है। यहां पे इजीली कंफर्टेबली ये एग्जाम नहीं निकलते हैं, यू हैव टू बी योर 100%, तब जाके आपके एग्जाम निकलते हैं। आइए चलो देखते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या पूछा जा रहा है। सो सीआरआर के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं सीआरआर होता क्या है। ऑल्दो करेक्ट आंसर इज, जितना आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, करेक्ट आंसर इज 4%। सीआरआर 4% है। बैंकिंग एग्जाम में तो इंटर्म्स पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखते हैं ये सीआरआर है क्या। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो होता क्या है। आप देखिए, सपोज देयर इज दिस बैंक, इंडिया में तो चलो कोई भी बैंक ले लो, सपोज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है आरबीआई। तो होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जितना भी पैसा अपना बैंक के पास जमा कराता है, आप मान के चलिए एक व्यक्ति ने कुछ भी अपना, लेट से मान के चलो या एक व्यक्ति क्या 1000 करोड़ बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कराया एसबीआई के पास, तो एसबीआई को इस 1000 करोड़ का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा, जो अभी 4% है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सीआरआर। यानी कि हमारे देश में सभी बैंकों को उनके पास जितना भी डिपॉजिट का पैसा आता है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। नॉर्मली ये 4% होता है, लेकिन कभी हमारे देश में पैसे की लिक्विडिटी की कमी हो जाए, एकदम से बड़ा कोई स्लो डाउन आ जाए, जैसा 2020 में कोविड का लॉकडाउन लगने के साथ एकदम से वो जो टेक्निकल स्लो डाउन आया था, तो बाद में जैसे हमने अनलॉक किया डिमांड तेजी से नहीं बढ़ रही थी, तो सरकार ने क्या किया, सीआरआर को कम कर दिया, 3% कर दिया। अब होगा क्या, बैंक के पास जितना पैसा आया है, पहले 4% आरबीआई के पास जाता था, अब 3% जा रहा है, यानी कि बैंक के पास कैश बढ़ गया, तो बैंक ज्यादा पैसा लोन पे देगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। इसीलिए जब भी आप सीआरआर को कम करेंगे कैश फ्लो बढ़ेगा, ये कैलकुलेशन याद रखना। और जब भी आप सीआरआर को बढ़ाएंगे कैश फ्लो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितने भी इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये जो रेशोज हैं, इन सबको मेंटेन करने का वन ऑफ द पर्पसेस कि कैश फ्लो को बढ़ाना या कम करना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कैश रिजर्व रेशो। अच्छा, एक और बात है, ये पैसा तो अपने इनके पास जमा करा दिया, अब बैंक के पास बचा कितना, 960 करोड़ बचा। क्या बैंक इस सारे पैसे को लोन पे दे सकता है? और अगर लोन पे दे दे तो क्या होगा? सभी बैंकों के सामने एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि बैंक ने जो पैसा लोन पे दिया है, बैंक उसको कभी भी वापस नहीं मांग सकता है। अगर लोन पे 10 साल के लिए दिया है तो 10 साल के बाद ही पैसा वापस आएगा, बट जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया है वो तो कभी भी आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं। तो बैंक को अपनी सॉल्वेंसी मेंटेन करनी है। जो लोगों ने पैसा जमा किया है, कभी भी अगर वो मांगने आए तो बैंक अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाए। इसलिए हमारे देश में सभी बैंक जितना भी पैसा उनके पास आता है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। करंटली 18-19% के आसपास होगा, 18.5 आई गेस, चेक करके बताइएगा कमेंट में। तो 18.5 से 19% अपने पास रखना है, 4% आरबीआई को देना है। मान के चलिए मोटा मोटा जितना भी बैंक के पास नया पैसा डिपॉजिट होता है उसका 22% के आसपास तो यहां पे ही फिक्स हो जाता है। यानी कि कोई भी बैंक जितना पैसा उसके पास आता है उसका 77-78% ही लैंड कर पाता है, बाकी इन दो जगह चला जाता है, एक सीआरआर में चला जाता है, एक एसएलआर में। बट अब मान के चलिए कि लोग नहीं आए पैसे मांगे, तो क्या एसएलआर का पैसा आप ऐसे ही उसको वेस्ट यूज करते रहोगे? क्योंकि जो हमने पैसा लिया वो तो ब्याज पे लिया है। तो यहां पे होता क्या है, इस एसएलआर के पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कहां पे इन्वेस्ट करोगे, जहां पे आरबीआई ने परमिटेड किया है। कहां आरबीआई ने परमिटेड किया है, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड परचेज कर सकते हो, आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो, और एनी अदर एरिया वेयर परमिटेड बाय आरबीआई।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CRR एंड SLR, वेरी लाइक सिग्निफिकेंट फ्रॉम बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो देयर इज दिस स्कीम, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर द फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आइडिया यह था कि जिस देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन का स्टॉक फाइनेंस हो सकता है, उनकी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन फाइनेंस हो सकती है, उस देश में हमारे किसान की फसल क्यों फाइनेंस नहीं, इंश्योरेंस, रिपीट करता हूं, जिस देश में बड़े बड़े आप मान के चलो कॉर्पोरेट्स का जो प्रोडक्शन है आप उसका इंश्योरेंस कर सकते हो, एक बहुत बड़ा कार्गो जा रहा है उसका इंश्योरेंस कर सकते हो, एक बहुत बड़ा ऑयल शिप ऑयल लेके जा रहा है जब उसका इंश्योरेंस हो सकता है, तो हमारे देश के जो किसान हैं उनकी फसल का इंश्योरेंस क्यों ना हो। बहुत सारी नेचुरल कंडीशंस है जिनसे फसल को खतरा होता है, ऐसे में सरकार एक स्कीम लेके आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे पहले भी कई सारी स्कीम थी, लेकिन सरकार ने बाकी सारी स्कीमों की कमियों को पूरा करके एक नई स्कीम सरकार लेके आती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये स्कीम आपकी आती है 2016 में सरकार इस स्कीम को लेके आती है। डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में स्कीम आती है। और यहां पे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट ये था कि यहां पे हमने जो इंश्योरेंस थी वो सभी क्रॉपों के लिए, अगर वो एक सीजन की है तो एक जैसी रखी। फॉर एग्जांपल ये जो समर वाला सीजन होता है इसको हम खरीफ सीजन बोलते हैं। इस खरीफ के लिए हमने रखा लगभग 2%, राबी के लिए रखा हमने 1.5% और हॉर्टिकल्चर के लिए इसको रखा 5%। ये आपका डिफरेंट इंश्योरेंस का ये प्रीमियम है जो आपको पे करनी है। इस बार न्यूज ये था, सरकार ने ये बोला कि लगभग करेक्ट, अगर आप मेरे से डेटा लेंगे तो हाँ, अभी आज ये PIB में न्यूज आई है और सरकार ने ये बोला है कि टोटल जो क्लेम किए 1,67,475 करोड़ रुपए के क्लेम हुए कि हमें इतने का इंश्योरेंस क्लेम चाहिए। और सरकार ने इसमें से लगभग मोटा मोटा मान के चले कितना, 1,63,519 करोड़ का जो इंश्योरेंस का क्लेम था वो दे दिया। तो दे आर सेइंग कि वी आर डूइंग गुड। जितने लोग क्लेम मांगते हैं 90% लोगों का तो ऑलरेडी क्लेम जा चुका है। कुछ का रुक रहा होगा कुछ टेक्निकल कारण की वजह से, उसमें भी इन्होंने बोला अगर इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने में देरी करती हैं, मान लीजिए आज क्लेम देने की लास्ट डेट है और वो 2 महीने बाद देती हैं, तो यहां पे उन्होंने बोला है इंश्योरेंस कंपनी को 12% के हिसाब से ब्याज देना होगा किसान को। तो दैट्स अ वेरी गुड प्रोविजन। अब यहां पे पूछा गया है कि फार्मर्स के लिए प्रीमियम का रेट क्या है। तो प्रीमियम का रेट है बेस्ड ऑन दी क्रॉप। 2% भी है खरीफ के लिए, 1.5% है राबी के लिए और 5% है हॉर्टिकल्चर के लिए। सो दिस इज दी ऑल अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, सो आज की लास्ट स्कीम, और देखते हैं आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मेत्रु वंदना योजना। तो यहां पे है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो जो भी हमारे देश में प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सपोर्ट के लिए सरकार इस पर्टिकुलर स्कीम में 5,000 रुपए देती है, जिससे वो अपना थोड़ा खाने पीने का ध्यान रख सके। तो याद रखिएगा दिस स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री लेके आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके इसमें हम अपने PPTs में और थोड़ा सा रिफॉर्म कर रहे हैं और नए फैक्ट्स हम एकोमोडेट कर रहे हैं एज पर योर फीडबैक। आप बताइएगा फिर भी आप कुछ और चाहते हैं तो उसको हम और ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।